होंगे किसानों के चल रहे आंदोलन के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच जो वार्ता हुई गुरुवार को 8 घंटे से ज्यादा ये वार्ता चली और उस वार्ता के बाद ऐसा लगा कि दोनों ही पक्ष कुछ मसलों पर आगे बातचीत को सहमत हैं और इसीलिए एक बार फिर इसे लेकर अब शनिवार को दोबारा से बैठक होगी। लेकिन गुरुवार को ही वार्ता के बाद संकेत क्या हैं, इसको समझते हैं और जानेंगे कि सरकार जिस तरीके से लचीलापन जिन मुद्दों पर अपना रही है उसके मतलब मायने क्या है और उसका असर इन बिलों पर क्या होगा। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन जिन मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं उन पर कितना लचीला रुख सरकार अपना सकती है, ये क्या उसके पास विकल्प हैं और अगर उन मांगों को हम देखें तो फिर उसका असर जमीन पर और आर्थिक गतिविधियों पर, खासतौर पर अगर कृषि जिन्सों की बात करें तो क्या हो सकता है। लेकिन इस चर्चा पर हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं जो कि हमें समझाएंगे इस बैठक के बाद जो संकेत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक दलवाई साहब जो कि सीईओ हैं NRLA कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप दास हैं जो कि जुड़े हुए हैं ICRIER से वरिष्ठ सलाहकार हैं और हमारे साथ अभिनव प्रकाश हैं जो कि सहायक प्रोफेसर हैं DU में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले समझते हैं कि और सुनते हैं कि असल में जो गुरुवार को बैठक हुई उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा मीडिया के सामने। किसान यूनियन और किसानों के तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब ये मीडिया के सामने बयान दिया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर हम तीनों बिलों को एक करके समझें और उसमें देखें कि क्या आगे के संकेत मिल रहे हैं। और शुरुआत में करना चाहूंगा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बिल आया था जो कि कानून बना, उसको लेकर शुरुआत दलवाई साहब आपसे। यहां पर किसानों का विरोध यही था इस स्पेसिफिक बिल में कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे SDM या उस तरह की कोर्ट पे जाना कंपलसरी होगा, जबकि अदालत के दरवाजे वहां पर बंद थे और इसका आरोप था कि वहां पर क्योंकि वो सरकारी महकमे से जुड़ा शख्स है तो वो कहीं फेवर किसी का कर सकता है। कृषि मंत्री के बयान से साफ दिख रहा है कि वो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार विचार करने को तैयार है या इसके दायरे को बदलने या बढ़ाने को लेकर। कैसे देखते हैं इस कानून को और इससे जुड़ी मांग और सरकार के लचीलेपन को। धन्यवाद आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो बनाया गया है इसमें 2 बहुत प्रमुख बिंदु है। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और दूसरी है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है हमारा लक्ष्य ये होगा कि किसानों को वो सीजन से पहले ही एक स्पॉन्सर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करवा के जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है उससे बचाने के लिए एक प्रावधान है। उसके साथ जितने सारे टेक्नोलॉजी और इनपुट मैनेजमेंट है जैसे वाटर मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इन चीज़ों के लिए भी किसान एक कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट करवा सकता है। यहाँ इसका मतलब है एक कंपनी का उद्देश्य खाली गुड्स को डिलीवर नहीं करना है, मतलब पेस्टिसाइड उदाहरण या फर्टिलाइजर, मगर उसके साथ पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट सर्वेलेंस, पेस्ट सुपरविजन, कब पेस्टिसाइड को उपयोग करना है, ऐसे सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एक प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट है। दूसरी बात यह है जो एक संदेह है हमारे किसानों के मन में अपने या जमीन को लेकर, पहले उन सबको और हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फार्मिंग है ये तो वॉलंटरी है, या किसी प्रकार का कंपल्शन नहीं है। अगर किसान चाहेगा कि एक कंपनी के साथ मैं एग्रीमेंट करवाना चाहता हूं वो कर सकते हैं। और किसानों को उनका जो परचेजिंग, उनका जो बार्गेनिंग पावर होता है उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने ये भी कहा है कि हम 2026 तक 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। इससे क्या होगा, FPO कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। और चौथी बात यह है, ये बहुत स्पष्ट किया गया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है
वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर है, प्राइसेस के लिए है, सर्विसेज के लिए है, जमीन के लिए नहीं है। जमीन जैसे आप जानते हैं स्टेट रेवेन्यू एक्ट में आता है, और स्टेट रेवेन्यू एक्ट में राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट किसान का जमीन पर जो है वो तो अनऑल्टरेबल होता है। तो Right, sir. कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई जमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जमीन जो है राइट टाइटल इंटरेस्ट तो किसान के साथ ही रहेगा, छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, जो भी किसान हो। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है खाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, प्राइसेस के लिए, सर्विसेज के लिए। तो Okay. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई संदेह नहीं रहनी चाहिए। और संदीप आखिरी बात यह है, जी जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर होगा वो सरल रखने के लिए हमने कहा था कि एसडीएम कोर्ट में या डीएम कोर्ट में इसका फैसला हो। अगर किसान चाहेंगे इसके साथ सिविल कोर्ट के लिए, कोर्ट को जाने के लिए भी एक प्रावधान किया जाए, वो तो माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि उसके लिए हमारा खुला मन से हम उसको सोचेंगे। अगर हो सके चाहेंगे तो भी वो हो सकता है। तो यही हमको याद रखना चाहिए कि किसानों को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। सरकार तो किसान के भलाई के लिए किया है, किसान को भलाई के लिए ही जो करना चाहिए वो करेंगे। ओके सर, मैं एक करके पॉइंट पर आ रहा हूं। संदीप, जो धन्यवाद। लचीलापन या जो सरकार की ओर से स्टेटमेंट आया कि जो एक बड़ी मांग थी इस खासतौर पर कृषक कीमत एग्रीमेंट को लेकर जो बिल है, कानून है, वहां पर कि अगर कोर्ट की बात आ रही है उसके दायरे को बदला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इसी कानून से जुड़ा एक और मसला जो आशंका है किसानों की ओर से, जो मांग के तौर पर है कि जब उस प्रोडक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पेस्टिसाइड से लेकर बीज और टेक्निकल सपोर्ट सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी दे रही है, तो क्वालिटी की जिम्मेदारी महज किसान की नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त में अगर खरीदारी नहीं होती है तो किसान को बड़ा नुकसान होगा। ये जो मांग है, अगर इस कानून के साथ देखते हैं किस तरीके का स्कोप दिखता है और यहाँ पर क्या संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ी चीज आप एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है इंडियन फार्मिंग सिस्टम में, करीब करीब 40% ऐसा है जो हम लोग भाग चाष बोलते हैं। भाग चाष मीन्स जो टेनेंसी फार्मिंग, तो वो भी एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, टेनेंसी फार्मिंग। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसमें प्रोसेसिंग का बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि फार्मर्स का जो एप्लीकेशन है कि एसडीएम कोर्ट में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो ना जाकर उसका एक अलग कोई कमीशन और कोई अथॉरिटी बैठा जाए, वो एक शायद सरकार बाद में डिबेट करेगी तो एक्सेप्ट किया जाए नहीं। बट देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के पास क्वालिटी। आप कोई एक्सपोर्टर, आप देखिए कोई एक्सपोर्टर जाइए, उसको एक एश्योरेंस चाहिए कि दिस क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस उसको चाहिए फॉर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी है। अभी भी बहुत सारे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से चल रहा है। बैंगलोर के आसपास बहुत सारे भिंडी, बहुत सारे वेजिटेबल जो यूके मार्केट में जाता है, सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑल्दो लीगल वैलिडेशन नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा है कि क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि जो बायर्स है वो चाहेगा क्वालिटी प्रोड्यूस, एंड फार्मर्स को चाहिए एश्योर्ड इनकम, एश्योर्ड प्राइस। बेसिकली ये दोनों चीज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो फैसिलिटेट करता है। करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं था। तो ये जो दूसरा कानून है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कानून है वो हेल्प करेगा प्रोसेसिंग में, और क्वालिटी एश्योरेंस भी रहेगा, क्योंकि कोई बायर्स कभी चाहेगा नहीं कि वो फार्मर्स के साथ ये करे, कि फार्मर्स इज द प्रोड्यूसर। तो ये जो एग्रीमेंट है, कह रहे हैं कि जब सभी तकनीकी सपोर्ट से लेकर सीड और पेस्टिसाइड कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाली कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही, तो गुणवत्ता की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अगर फार्मर पर होगी, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जब वो फसल आएगी और उस पर खरीदार उसे नहीं खरीदता है तो फिर उसका क्या होगा। अभिनव, कैसे इसे देखते हैं इस मांग को, और ये मार्केट के लिहाज से या इंटरनेशनल जो इस वक्त सिनेरियो है उसके लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और यहाँ पर कितना एल्बो रूम है अगर हम इस लॉ में थोड़ी सी भी तब्दीली या उसमें कुछ गुंजाइश की बात करते हैं। जी देखिए, जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, देखिए भारत की एक जो हिस्टोरिकल मेमोरी है, जो ब्रिटिश राज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, वो आज तक हमको हॉन्ट कर रही है। सो लोग इंस्टिंक्टिवली से डरते हैं, जो छोटे किसान हैं वो उससे डरते हैं कि क्या होगा। लेकिन जैसे कि संदीप जी बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। बंगाल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के सारा का सारा इनफॉर्मल अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा हम भूल जाते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर है, एग्रीकल्चर कोई गवर्नमेंट ओन सेक्टर नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको अश्योर्ड प्राइसेस दे, अश्योर्ड प्रॉफिट दे, क्योंकि अगर एक प्राइवेट सेक्टर को दे रही है तो बाकियों को क्यों नहीं दे रही है। लेकिन जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में
किसान जो है वो डरता है, वो कागज पत्रे से, कोर्ट कचहरी से उसको डर लगता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा बात आ रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होगा तो उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस में इंक्लूड कर सकते हैं, किसान नेगोशिएट करके इंक्लूड कर सकता है कि अगर नहीं खरीदारी होगी तो उसका क्या फाइन पड़ेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भरना पड़ेगा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में नेगोशिएट हो सकता है, उसको सरकार नहीं कर सकती, उसको कानून में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से इंपोज कर देंगे तो पूरा का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। आप कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, गेहूं के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, सब्जियों के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो सरकार उसको कानून में नहीं ला सकती है। ये तो किसान और प्राइवेट कंपनी के बीच का नेगोशिएशन का मामला है। लेकिन यहाँ पे ये बात ये आती है कि किसान डरता है, अधिकतर किसान उतने पढ़े लिखे नहीं है। हमारे देश में 86% किसान छोटे और मार्जिनल हैं, उनका उतना एक्सेस नहीं है, उनका उतना उनके पास रिसोर्सेस नहीं है कि उसको डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज कर सकें या डॉक्यूमेंट्स को हम जो है इसको फाइन रीडिंग कर सकें। तो वहां पे यूनियंस की जो भूमिका है या जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है उनकी भूमिका है, वहां पे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसमें सरकार ज्यादा कुछ कर सकती है सिवाय कि एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट निकालने की, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ कर सकते हैं। ओके अशोक सर, अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण बिल पर आता हूं जो कि है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और जो किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि स्टॉक लिमिट के चलते वो जो है उन्हें दिक्कत होगी और ओपन मंडियों में जाने के बाद जो हमारी ओरिजिनल मंडियां हैं जहां पर एपीएमसी एक्ट के थ्रू और एमएसपी लागू है वहां पर वो धीरे धीरे ख़त्म होगी या काटल का शिकार हो सकती हैं। हालांकि सरकार ने उसमें साफ तौर पर कहा है कि ये चलती रहेंगी, एमएसपी है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस आशंका को दूर करने के लिए जो वार्ताएं चल रही उसमें क्या संकेत आप देखते हैं, अगर हम दोनों ही पक्षों की ओर से जो आगे बढ़ने के कदमों को समझें तो? धन्यवाद। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो अमेंडमेंट किया गया है, इससे स्टॉक लिमिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जो पाबंदी रहते थे पहले, अब पाबंदी को उठाया गया है। पहले हम सबको समझना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जरिए जितने सारे कंट्रोल ऑर्डर्स थे, वो कंट्रोल ऑर्डर्स का जमाना अब खत्म हो गया है। 1940s, 50s, 60s, 70s में बहुत सारे सेक्टर्स में देश में डेफिसिट का अनुभव हम करते थे। जब डेफिसिट होता है प्रोडक्शन का, सप्लाई का, ये स्वाभाविक है कि कंज्यूमर्स को इससे एक हानि हो सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है होल्ड कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं। मगर अब ऐसा एक वातावरण हमारा देश में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अगर मार्केट में किसान को ठीक रेट या रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा है, इसका कारण यही है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, या जहां डिमांड है वहां सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। मान लीजिए पंजाब में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, कर्नाटक में गेहूं उत्पादन नहीं होता है, मगर गेहूं पंजाब से कर्नाटक कैसे चलेगा? अगर रेस्ट्रिक्शन है एसेंशियल कमोडिटीज में, स्टोरेज के लिए स्टॉक लिमिट्स है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाबंदी है, तो कर्नाटक के कंज्यूमर्स को कैसा मिलेगा? इससे किसका नुकसान है? पंजाब फार्मर्स का नुकसान होगा, क्योंकि उनका उत्पादन हुआ है, मार्केट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सरकार ने सोचा हमारा ट्रेड एक्ट को, नया डायरेक्ट ट्रेड एक्ट को बनाते हुए, एपीएमसी सिस्टम को मजबूत करते हुए, हमको ट्रेडर्स को भी एक फ्रीडम देना चाहिए। ट्रेडर्स को फ्रीडम का मतलब है वो जितना खरीदना चाहेंगे खरीद सकते हैं, जितना स्टोरेज करना चाहेंगे स्टोरेज कर सकते हैं, मगर वो सब इंफॉर्मेशन सरकार के पास रहेगा, ताकि अगर आवश्यक है तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। मैंने खुद देखा हूं, जब मैं मान लीजिए एक उदाहरण, मार्केट गया था गुलबर्गा कर्नाटक में 3 साल पहले, हम तो पल्सेस प्रमोट कर रहे थे उस समय। जब मैं ट्रेडर्स के साथ एक मीटिंग किया, सब ट्रेडर्स का यही एक डिमांड था, सर हमको खरीदने के लिए मौका नहीं है क्योंकि वहां स्टोरेज लिमिट है, कैसे मैं खरीदूं? एक साइड किसान कह रहा है कि मैं बेचना चाहता हूं,
और दूसरी साइड किसान क्रेडिट ट्रेडर कहता है कि मैं खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए पाबंदी है। तो यही देखिए, तो हमारा सरकार का यही एक उद्देश्य है, एक हम फ्री ट्रांजैक्शन, फ्री स्टोरेज, फ्री ट्रांसपोर्टेशन का मौका क्रिएट करेंगे। तो अब जितना उत्पादन बढ़ रहा है उसके लिए एक डिमांड का सिचुएशन शुरू होगा। तो यही इसका एक उद्देश्य है। तो और इसके साथ साथ सरकार ने वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट में ये भी कहा है, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हम चाहेंगे तो उसको हम रिलीज भी कर सकते हैं या पाबंदी ला सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस किया गया है। तो जरूर इससे किसान के हित में ही किया गया है। ये तो ट्रेडर्स के हित में नहीं, किसान के हित में किया गया है। और इस एक्ट को हमारा जो डायरेक्ट ट्रेड एक्ट है उसके साथ इसको पढ़ना चाहिए, तब इसका जानकारी सबको मिलेगा। संदीप, लेकिन जिस तरीके से जो किसानों की तर्क हैं या जो उनकी बातें हैं, वो कहते हैं कि 72% देश में सीमांत और लघु किसान हैं जो कि अपने माल को किसी भी एक मार्केट से दूसरे मार्केट में बेचने ले जाने में असमर्थ हैं और नॉर्मली नहीं ले जाते हैं। उनका ये कहना है कि इस कानून के बाद उनसे सस्ता माल लेकर स्टॉक बढ़ाया जा सकता है, होल्ड किया सकता है और कंज्यूमर को वो महंगे दाम पर मिलता है, जिसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया हाल में जो मैं कहूँ कि आलू, प्याज, टमाटर, जो भी इस तरह की सब्जियों के रेट इस वक्त नज़र आते हैं। ये जो तर्क है ये कितना इससे जुड़ा हुआ लगता है या फिर इसमें कमज़ोर लगता है? और दूसरा कि यहाँ पर क्या रास्ता दोनों ही पक्ष जिस तरीके से कह रहे हैं, जो सरकार ने कानून बनाया और जो किसान मांग कर रहे हैं, उसके बीच में क्या नज़र आ सकता है? देखिए, करंट एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स है, देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो तो एपीएमसी से डीलिस्टिंग हो चुका है। ये कानून आने से पहले बहुत हो चुका है। तो किसान का ये कहना है कि बायर्स चीट कर लेगा और मल्टीपल, अभी भी देखिए एपीएमसी क्यों प्रॉब्लम है। एपीएमसी सिस्टम में एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट करता है। आप अभी भी कोई मार्केट पे जाओ, अगर 50 वहाँ ट्रेडर है, 51st ट्रेडर लाइसेंस लेने के लिए कितना डिफिकल्टी है। तो ये एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है। यहाँ दो पहलू है, ये किसान प्रोटेस्ट और इसमें, क्योंकि देखिए मैं एक चीज शायद बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोक्योरमेंट होता है राइस, स्वीट इन पंजाब हरियाणा, सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें करीब मैं पिछले साल का आंकड़ा दूं, पंजाब 6.5% टैक्स लगाता है, मंडी टैक्स, आरटीआई कमीशन, रूरल डेवलपमेंट सेस। तो मेरा जो आंकड़ा है लास्ट ईयर 2019-20 का, पंजाब गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू अर्न किया है 4,500 करोड़ रुपए और हरियाणा गवर्नमेंट है 1,800 करोड़ रुपए बेसिकली खाली राइस स्वीट में। आप बताइए कौन सा बिजनेस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट 6.5% है? तो ये अगर और रेस्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्री में 1%, 2% मंडी टैक्स में है। तो किसान को ये कहना कि मतलब ये मुझे लगता है एक प्रोटेस्ट का वन ऑफ द पार्ट है कि जो आरटीएस है, जो पर्टिकुलरली प्रिवेंट इन पंजाब एंड हरियाणा, मतलब पर्टिकुलरली उन्हीं का एक बहुत ट्रिगर है, क्योंकि 2.5% वो कमीशन लेते हैं। 2.5% एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में, और एक मोनोपोली सिचुएशन है। आप बताइए कोई भी परचेजर अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होता है, वो फायदा किसको जाएगा? किसान को ही जाएगा फायदा उसका, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक बड़ा कंपोनेंट होता है पूरा बिजनेस का। और किसान को अभी तो मोनोपोली है, आपको एपीएमसी मार्केट जाना है, अगर कोई प्राइवेट मंडी खरीदना चाहता है तो किसान का क्या आपत्ति है? हाँ, वो मैं मान सकता हूँ कि पैन कार्ड का वो सब चीज जो तोमर साहब ने बताया था, मिनिस्टर ने बताया, वो सबसे सेंड करने की जरूरत है। कल की फ्लाई बाय नेट ऑपरेटर ना है, कल आकर कोई भाग ना जाए, वो नहीं होता है। बट प्राइवेट मंडी क्रिएट करने के लिए एपीएमसी के साथ मतलब कंपटीशन क्रिएट करने के लिए ये जरूरी था कि प्राइवेट मार्केट को अलाउ करें। और इसका आजादपुर मंडी से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिलिस्टिंग हो चुका है, आजादपुर मंडी अभी भी है। तो ये कंपटीशन आएगा, कंपटीशन में एपीएमसी भी इंप्रूव हो जाएगा, आपको मतलब उन लोग भी ट्रांजेक्शन को कम करेंगे। तो ये विन-विन फॉर फार्मर्स। क्योंकि वक्त कम है, एक और जो महत्वपूर्ण मसला है वो एमएसपी को लेकर आता है। दो अलग अलग मैं कहूं कि जो तर्क हैं, एक ये तर्क है कि एमएसपी के साथ अगर आप इसे कानूनी बाध्यता बनाते हैं तो खरीदारी कौन करेगा, उसका स्टॉक कौन रखेगा, और क्या राज्य इस पोजीशन में है कि वो इतनी ज़्यादा भंडारण की क्षमता और वो खरीद पाएंगे। उस पर करीब 17 या 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास अतिरिक्त सालाना खर्च जो है वो एक मोटे तौर पर जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके विरोध में किसान ये कहते हैं कि जो चीज़ें एमएसपी में हैं भी उसकी भी खरीद बहुत कम परसेंटेज में होती है। तो ऐसे में मैंडेटरी करने से कम जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे उन पर एक दबाव रहेगा। इसे कैसे देखते हैं? और यहाँ पर
क्या रास्ता, क्या विकल्प हम सोच सकते हैं, या दोनों ही पक्ष जिस पर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जो फार्म्स जो हमारे नए कानून बने हैं, ये पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए हैं। हमें जानना पड़ेगा कि किसान इस देश की आबादी का महज 10% या 11% हिस्सा है, और किसान में भी 86% छोटे या मझले किसान हैं जो नेट बायर्स ऑफ फूड ग्रेन होते हैं। ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर इसको देखें तो ये पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं। बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय जो एक नया फार्मिंग क्लास उभरा, जिसको कैपिटलिस्ट फार्मर बोलते हैं, जो वेज लेबर एम्प्लॉय करता है और प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये उनका प्रोटेस्ट है। क्योंकि ये जो है इनके इमरजेंस का सबसे बड़ा कारण था, जो सरकार ने एमएसपी देना शुरू किया, जो सब्सिडी देना शुरू